स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 50 यानी कार्यपत्रक संख्या 50 को। आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज की वर्कशीट में हम अपना टॉपिक टिश्यूज़ यानी उत्तक है वो जारी रखने वाले हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि पादपों में यानी पेड़ पौधों में अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ यानी उत्तक होते हैं। जैसे पेड़ पौधों में होते हैं वैसे ही जंतुओं में भी विभिन्न प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं। तो आज हम जंतुओं में कौन से टिश्यूज़ होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, ये हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 50 यानी कार्यपत्रक संख्या 50 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 2 नवंबर 2020। उत्तक, सबसे पहले तो हमें ये समझना कि उत्तक या टिश्यूज़ क्या होते हैं। ये कुछ कोशिकाओं का समूह होता है जिनकी संरचना यानी बनावट और कार्य एक जैसे होते हैं, तो उसको हम उत्तक का नाम देते हैं। हमारे शरीर में वैसे ही जो पादप होते हैं उनमें भी उत्तक होते हैं जो अलग अलग कार्य को परफॉर्म करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जंतु उत्तक के बारे में, और जंतु उत्तक में हम एपिथेलियम की बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हर साइंस की वर्कशीट में होता है, वैसे ज्ञान एक क्वेश्चन के साथ है कि क्या पौधों की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा उत्तकों द्वारा होती है? क्या हमारे शरीर में भी उत्तक होते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं? तो जंतुओं के शरीर को ढकने और उनको बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ पर भी उत्तक होते हैं, यानी कि दो कार्य करने के लिए। एक तो शरीर को ढकने के लिए स्किन है, यानी कि स्किन में उत्तक है, और दूसरा उसकी रक्षा करने के लिए स्किन है, एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करती है, जो इंटरनल हमारे बॉडी पार्ट है, ओके, उनकी रक्षा करती है ना, और उसको ढक के भी रखती है। तो ये कार्य हमारे शरीर में यानी जंतुओं के शरीर में उत्तक करते हैं, और इनमें से प्रमुख है एपिथेलियम उत्तक। अब जो एपिथेलियम उत्तक है उसके मुख्य कार्य क्या हुए, यहीं से हमें मिल गया कि ये शरीर को ढकने में मदद करते हैं, दूसरा हमारे शरीर को बाहरी रक्षा प्रदान करते हैं। तो ये इसका कार्य हो गया। ये हमारे शरीर की त्वचा, अगर हम स्किन की बात करें तो पूरी बॉडी के ऊपर है, तो ये यूँ कह सकते हैं कि एपिथेलियम उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? पूरे शरीर में होते हैं, क्योंकि स्किन तो पूरे शरीर में। मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कूपिका, यानी कि सभी जगह एपिथेलियम उत्तक होते हैं। यानी अगर आप ये भी लिख दो कि शरीर के पूरे भाग में उत्तक एपिथेलियम उत्तक होते हैं तो वो भी सही है। आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि शरीर की त्वचा यानी स्किन में, मुंह में, आहार की नली जो होती है, रक्तवाहिनी होती है, फेफड़ों की कूपिका होती है, वो एपिथेलियम उत्तक से बने होते हैं। अब बात आती है कि ये एपिथेलियम उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं, लेकिन ये 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि शल्की एपिथेलियम और जो सत्रित एपिथेलियम है वो एक ही होता है, ओके। तो कितने प्रकार के हुए? ये 4 प्रकार के होते हैं। शल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम और ग्रंथिल एपिथेलियम। सत्रित है ये शल्की एपिथेलियम का ही एक प्रकार होता है। तो कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के एपिथेलियम उत्तक होते हैं जंतुओं में। अब इनको एक एक करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने समझा ना कि एपिथेलियम उत्तक के कार्य क्या होते हैं? शरीर को ढकना और बाहरी सुरक्षा प्रदान करना। कहाँ होते हैं? पूरी बॉडी में होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब इन चारों प्रकार के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं शल्की एपिथेलियम या सत्रित शल्की एपिथेलियम, जो एक ही है। अब जो शल्की एपिथेलियम उत्तक होते हैं जंतुओं में, इनकी कोशिका बहुत पतली होती है, चपटी होती है, थोड़ी खुरदरी होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, और कोमल अस्त्र का निर्माण करती है। अस्त्र आप समझते होंगे कि अस्त्र जो आंतरिक भाग है उसका एक लेयर कह सकते हैं, उसका निर्माण करती है। जैसे रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कोशिकाओं की विसरण करने वाली सतह, आहार नली और मुंह का स्तर। जैसे मुंह के अंदर देखिए, अंदर की जो स्किन है, तो अंदर की स्किन है वो क्या है? कोमल है, थोड़ी चपटी है। तो ऐसे ही ये शल्की एपिथेलियम होती है। अब जो शल्की एपिथेलियम है कई बार कई परतों में व्यवस्थित हो जाती है, एक के बाद ऊपर लेयर, उसके बाद ऊपर लेयर, जैसे कि आप पेज होते हैं ना, एक के बाद दूसरा पेज नोटबुक में। तो ऐसे भी हो सकती है ये शल्की एपिथेलियम। जब ऐसे हो जाती है तो ये सत्रित शल्की एपिथेलियम कहलाती है, ओके। तो ये अलग उत्तक भी माना जाता है, लेकिन मुख्य तौर पे हम 4 ही मानेंगे। एपिथेलियम 4 प्रकार के होते हैं, तो इसको हम इसी का एक प्रकार मानेंगे, जिसके कार्य तो एक जैसे ही है।
एक जैसी गुण है, सिर्फ इसमें लेयर बन जाती है, अलग अलग सत्र बन जाते हैं। ओके, तो ये हो गया शल्की एपिथेलियम। शल्की नाम से ही पता चल रहा है कि शल्की एपिथेलियम पतली चपटी कोमल अस्तर का निर्माण करने वाली एक उत्तक होते हैं। उसके बाद आते हैं स्तंभी एपिथेलियम। स्तंभी एपिथेलियम क्या होता है कि जहाँ अवशोषण होता है, यानी कि किसी चीज़ को सोखना है, या जहाँ से स्राव होता है यानी कि कुछ बाहर निकलता है, जैसे आंतों में या फिर श्वास नली के द्वारा, तो वहाँ पर स्तंभी एपिथेलियम पाई जाती है। स्तंभी एपिथेलियम की कोशिकाएं होती है वो स्तंभ का की तरह होती है, स्तंभ का निर्माण करती है, इसलिए इसको स्तंभी एपिथेलियम कहा जाता है। ओके, श्वसन नली की भीतरी जो सांस की नली होती है उसके भीतरी स्तर में स्तंभ के रूप में ये कोशिकाएं हैं, धागे के समान संरचनाएं बनाते हुए होती है और जो पदार्थ के चालन में सहायता करती है। इन्हें साधारण स्तंभी उत्तक भी कह सकते हैं। तो स्तंभी उत्तक जो एपिथेलियम है ये स्तंभ की तरह होती है और ये श्वास नली में मुख्य तौर पर होती है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। इनको हम पक्षाभ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ये दिखाया गया है, इस तरीके से होती है और ये पदार्थों के चालन में सहायता करती है। ओके, कहाँ होती है? श्वास नली में होती है, स्तंभ की तरह होती है, इसलिए इनको स्तंभी एपिथेलियम बोलते हैं और पदार्थ के चालन में ये सहायता करती है। ओके, क्लियर? नाम से ही हमें याद रखना है कि स्तंभी मतलब स्तंभ की तरह होती है। उसके बाद तीसरा जो प्रकार होता है एपिथेलियम उत्तक का, वो है घनाकार एपिथेलियम उत्तक। इसको घनाकार इसलिए बोलते हैं, क्यूबोइडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्यूबोइड यानी कि घन के आकार में होती है। ये घनाकार कोशिकाएं होती है वृक्क की नलिकाओं में या लार की जो ग्रंथियां होती है उनमें ये मुख्य तौर पर पाई जाती है, ये जो घनाकार एपिथेलियम है, और ये इनको यांत्रिक मजबूती देती है क्योंकि ये वृक्क की नलिकाएं या लार की ग्रंथि में होती है तो उसको थोड़े से मजबूती मिलती है, वो इन्हीं के कारण मिलती है। इनकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका का भी काम करती है और जो जरूरी पदार्थ है हमारे शरीर से जो बाहर निकलने होते हैं उनके स्राव करने में, बाहर निकलने में मदद करती है। ओके, तो ये होती है घनाकार होती है, इसलिए घन के आकार की होती है, इनको घनाकार बोलते हैं, क्यूबॉइड के आकार की होती है। ओके, और ये यांत्रिक मजबूती देती है और जरूरी पदार्थों को बाहर, शरीर से बाहर निकलने में मदद करती है। उसके बाद एक ग्रंथिल एपिथेलियम होती है। ग्रंथिल एपिथेलियम वैसे कहें तो घनाकार की तरह ही होते हैं क्योंकि घनाकार एपिथेलियम है उसका भाग, कुछ भाग जब अंदर की तरफ मुड़ जाए तो एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। ऐसे अंदर की तरफ अगर मुड़ जाए तो बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है और उसे हम ग्रंथिल एपिथेलियम बोलते हैं क्योंकि ये घनाकार की तरह ही है, तो इसके काम भी, कार्य भी वही है। ये भी हमारे शरीर से कुछ पदार्थों का जो स्राव यानी कि बाहर जब निकाले जाते हैं तो उसमें सिक्रीट जिसको बोलते हैं उसमें मदद करती है, जैसे पसीना है, श्लेष्मा है या आंसू है, वो बाहर निकलते हैं तो वो ग्रंथिल एपिथेलियम के द्वारा ही निकलते हैं। तो आज हमने बात की एपिथेलियम उत्तक क्या होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, शरीर में कहाँ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में फिर हमने अलग अलग से समझने की कोशिश की। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, एपिथेलियम उत्तक के कार्य क्या क्या होते हैं और ये कहाँ पर स्थित होते हैं। तो एपिथेलियम उत्तक के 2 कार्य होते हैं, ये शरीर को ढकने का कार्य करते हैं और दूसरा ये शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इसके कहाँ होते हैं ये एपिथेलियम उत्तक है वो हमारे शरीर में हर भाग में मौजूद होते हैं, विशेष तौर पर हमारी स्किन में, श्वास नली में भी मुख्य तौर पर ये होते हैं। ओके, यानी आप पूरे शरीर भी लिख सकते हो क्योंकि स्किन है वो पूरे शरीर का भाग है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, एपिथेलियम उत्तक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो एपिथेलियम उत्तक है मुख्य तौर पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला शल्की एपिथेलियम या सत्रित एपिथेलियम, दोनों एक ही हैं। घनाकार एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम और ग्रंथिल एपिथेलियम। तो कितने प्रकार हुए? ये 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, स्तंभी एपिथेलियम उत्तक कहाँ होता है। स्तंभी एपिथेलियम की कैसे होते हैं? स्तंभ की तरह होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? पहला कि ये आंतों और श्वसन नली जो सांस की नली है उसमें होते हैं, श्वसन नलिका में होते हैं। और क्या कार्य करते हैं? ये पदार्थों के चालन में सहायता करते हैं। ओके, पदार्थों के जो मूवमेंट है उसमें ये हेल्प करते हैं। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है, ग्रंथिल और घनाकार उत्तक जो हैं उनमें अंतर बताना है। हालांकि बहुत मामूली सा अंतर है दोनों में। घनाकार एपिथेलियम जो उत्तक है उसकी कोशिकाएं घनाकार होती है इसलिए इसको घनाकार कहते हैं।
और इसकी प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। यह लार ग्रंथि वृक्क नालिकाओं में मुख्य तौर पर पाई जाती है, जो उनको मजबूती देती है। ओके, कभी कभी जो एपिथेलियम ऊतक है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है, खासतौर पे घनाकार एपिथेलियम ऊतक है वो अंदर की तरफ मुड़ा होता है और एक बहुकोशिकीय ग्रंथि बन जाते हैं उससे अंदर की तरफ मुड़ने से, उसे हम ग्रंथिल एपिथेलियम बोलते हैं। ओके, और इसका मुख्य कार्य होता है जो जरूरी पदार्थ है उसका स्राव करना, हमारे शरीर से निकालना, जैसे कि आंसू है। ओके, तो ये मुख्य अंतर होता है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो लगभग 2 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।